It was not about drugs. The real reason America struck Venezuela. ये ड्रग्स के बारे में नहीं था। वेनेजुला पर अमेरिका के हमले का असली कारण 3 जनवरी 2026 सुबह होने से ठीक पहले अमेरिकी मिसाइलों ने कराकस के आसमान को रोशन कर दिया। दुनिया को दिया गया आधिकारिक कारण एक नार्को आतंकवादी शासन को खत्म करने और एक ऐसे तानाशाह को पकड़ने के लिए एक जरूरी हमला, जिसके सिर पर $50 मिलियन का इनाम था। लेकिन ये असली कहानी नहीं थी, दूर दूर तक नहीं। सच्चाई का ड्रग से बहुत कम लेना देना है और इसका सब कुछ उससे जुड़ा है जो वेनेजुला की धरती के नीचे गहराई में दफन है। ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की कहानी है और वेनेजुला में अमेरिका के जाने का असली कारण। वाशिंगटन की कहानी तेजी से और साफ सुथरे ढंग से सामने आई। राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की कि अमेरिका की स्पेशल फोर्स यूनिट डेल्टा फोर्स ने अभी अभी एक साहसी छापा मारा है। उनका निशाना राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे। इस मिशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कोड नेम दिया गया था और इसे नार्को आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के ग्रेट फिनाले के रूप में प्रस्तुत किया गया। व्हाइट हाउस ने कार्टेल ऑफ द सन्स की ओर इशारा किया, जो एक रहस्यमयी ग्रुप है जिसके बारे में अमेरिका का दावा है कि इसे वेनेजुला सरकार के उच्चतम स्तर से चलाया जाता है। सालों से मादुरो और उनके करीबी कैरकल अमेरिका में अभियोग के तहत रहे हैं, जिन पर अमेरिका को फोकीन से भरने की कोशिश करने का आरोप है। उनके सिर पर $50 मिलियन का इनाम अंतिम सबूत के रूप में पेश किया गया। वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो एक अपराधी सरगना थे। घंटों के अंदर मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस अमेरिका के हिरासत में थे और संघीय आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में थे। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने इसे कानून और व्यवस्था के लिए एक बड़ी जीत बताया। ये एक साफ सुथरी कहानी थी, सच्चाई बनाम बुराई की एक सरल कहानी। लेकिन ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें दशकों के इतिहास और अरबों बैरल तेल को बड़ी आसानी से छोड़ दिया गया। जनवरी 2026 की ये आतिशबाजी अचानक नहीं हुई। ये उस संघर्ष का विस्फोटक अंत था जो 20 सालों से सुलग रहा था। एक्चुअली तनाव वास्तव में ह्यूगो चावेज के साथ शुरू हुआ, जो 1999 में सत्ता में आए। एक समाजवादी क्रांति की घोषणा की और अपने देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया। लेकिन उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो के तहत चीजें वास्तव में बढ़ गईं। पहले अमेरिका ने आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया। लगभग 2006 के आसपास शुरू होकर वाशिंगटन ने वेनेजुला पर एक के बाद एक आर्थिक प्रतिबंधों की लहरें लगाईं। पहले उन्होंने व्यक्तियों को निशाना बनाया, फिर वित्तीय क्षेत्र को और आखिर में उन्होंने देश की जीवन रेखा पर हमला किया। सरकारी तेल कंपनी PDVSA 2019 में एक कार्यकारी आदेश एक बड़ा झटका था, जिसने वेनेजुला को अमेरिकी वित्तीय बाजारों में प्रभावी रूप से रोक दिया और अरबों की संपत्ति फ्रीज कर दी। लक्ष्य था शासन का गला घोटकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर करना। इसका परिणाम 80% से ज्यादा आर्थिक गिरावट थी, जिसने एक बड़े शरणार्थी संकट को जन्म दिया, जिसमें देश की लगभग 1/3 आबादी देश छोड़कर भाग गई। जब अर्थव्यवस्था को निचोड़ा जा रहा था, तब एक सैन्य जमावड़ा सबकी नजरों के सामने हो रहा था। 2025 के बीच में ट्रम्प शासन ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया, जिसमें USS गेराल्ड R-4 जैसे युद्धपोतों सहित एक विशाल नौसैनिक बल को कैरिबियन में भेजा गया। आधिकारिक औचित्य हमेशा की तरह नशीले पदार्थों की रोकथाम था। फिर दबाव और बढ़ गया। 2025 के अंत में अमेरिका ने कथित ड्रग्स वाली नाव पर हमला करना शुरू कर दिया और एक तेल टैंकर को भी जब्त कर लिया, जिसने जानबूझकर स्थिति को बढ़ाया गया। हर कदम और एक पेच कसने जैसा था, जिससे दुनिया को वेनेजुला के खिलाफ सैन्य कार्यवाही के विचार का आदी बनाया जा रहा था। सब कुछ ड्रग्स के खिलाफ युद्ध की आड़ में।
तो अगर ये सब ड्रग्स के बारे में था तो वेनेजुला ही क्यों, जबकि वेनेजुला एक ड्रग्स ट्रांजिट देश है। ये इस क्षेत्र में शायद ही अनोखा है। कई अन्य देशों में भी इसी तरह के या इससे भी बदतर तस्करी की समस्याएं हैं, लेकिन उनके पास वो नहीं है जो वेनेजुला के पास है। उनके पास 303 बिलियन बैरल प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार नहीं है, जो इस ग्रह पर सबसे बड़ा है। जी हाँ, ये इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है। सालों तक वो तेल अमेरिका के लिए एक रणनीतिक संपत्ति थी। शावेज और मादुरो के तहत ये एक रणनीतिक देनदारी बन गई जो एक विरोधी द्वारा नियंत्रित था। असली नकाब हमले से कुछ महीने पहले ही उतरना शुरू हुआ। वेनेजुला के विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो और तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत की खबरें आने लगी। मचाडो, जो समाजवादी सरकार की कट्टर आलोचक थी, ने लंबे समय से वेनेजुला के सरकारी उद्योगों के निजीकरण की वकालत की थी। एक ऐसा अवसर जिसे उन्होंने सार्वजनिक रूप से 1.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का बताया था। इन चर्चाओं में कथित तौर पर अमेरिका समर्थन के बदले वेनेजुला के तेल क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने के वादे शामिल थे, लेकिन असली पक्का सबूत खुद राष्ट्रपति ट्रंप से आया। मादुरो की गिरफ्तारी के ठीक बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरा एजेंडा साफ कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ समय के लिए देश चलाएगा, और फिर वो लाइन आई जिसने सब कुछ समझा दिया। Almost nothing by comparison to what they could have been pumping or what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world. हम अपनी बहुत बड़ी अमेरिकी तेल कंपनी, जो दुनिया में कहीं भी सबसे बड़ी है, को अंदर भेजेंगे। वो अरबों डॉलर खर्च करेगी, बुरी तरह से टूटे हुए बुनियादी ढांचे को ठीक करेगी और देश के लिए पैसा बनाना शुरू करेगी। उन्होंने खुले तौर पर तेल उद्योग के पुनर्निर्माण और भविष्य की तेल बिक्री से हमारे द्वारा खर्च किए गए हर पैसे की भरपाई करने के बारे में बात की। ये कभी भी एक ड्रग्स लॉर्ड को रोकने के बारे में नहीं था। ये एक कॉर्पोरेटिव अधिग्रहण के बारे में था, जिसे अमेरिकी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। असली इनाम न्यूयॉर्क में मुकदमा नहीं था, ये ओरिनोको ऑयल बेल्ट पर नियंत्रण था। ये हमले शक्ति का एक खुला प्रदर्शन भी थे, चीन और रूस जैसे अन्य वैश्विक खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज जो वेनेजुला के मुख्य आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बन गए। कहानी का ये पक्ष रात की खबरों में मुख्य नहीं था, ये समझने के लिए कि वास्तव में वैश्विक घटनाओं को क्या प्रेरित करता है। आपको आधिकारिक बयानों से परे देखना होगा और बिंदुओं को जोड़ना होगा। आपको आर्थिक डेटा, इतिहास और सैन्य गतिविधियों को एक साथ जोड़ना होगा। यदि आप इस तरह के विश्लेषकों में महत्व देते हैं जो सुर्खियों से परे जाता है, तो एक पल निकाल कर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबाएं। ये हमें इस तरह के वीडियो बनाने में मदद करता है जो सच्चाई को उजागर करते हैं। मादुरो के जाने के साथ ही बराकस में सत्ता का शून्य पैदा हो गया। वेनेजुला के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को राष्ट्रपति पद संभालने का आदेश दिया, जिन्होंने बदले में इस गिरफ्तारी को अवैध अपहरण कहा। इस बीच विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने सेना से सत्ता हस्तांतरण का समर्थन करने का आह्वान करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, जैसे कि आप उम्मीद करेंगे, तेजी से विभाजित थी। कोलंबिया और क्यूबा में वामपंथी नेताओं ने तुरंत इन हमलों की संप्रभुता के घोर उल्लंघन के रूप में निंदा की। अमेरिका सहयोगियों ने संगी हुई प्रतिक्रियाएं दी, ये मानते हुए कि मादुरो अवैध थे, लेकिन शांति का आह्वान किया। सबसे जोरदार गुस्सा चीन और रूस से आया, जिन्होंने इस ऑपरेशन को आधिपत्यवादी व्यवहार और सशस्त्र आक्रामकता कहकर इसकी आलोचना की और इसे वैसा ही देखा जैसे ये था। अमेरिका के गोलार्ध में उनके अपने प्रभाव के लिए एक सीधी चुनौती। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा की अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुला को चलाएगा ने एक ऐसे भविष्य के लिए मंच तैयार किया है जो बहुत अनिश्चित है। ये 2.8 करोड़ लोगों के एक संप्रभु राष्ट्र पर नियंत्रण का एक आश्चर्यजनक दावा है। ऑपरेशन का सैन्य हिस्सा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक अंतखेल जोखिम से भरा है। इतिहास बताता है कि इराक और लीबिया जैसे देशों में जबरन सत्ता परिवर्तन शायद ही कभी तेल की त्वरित और स्थिर आपूर्ति की ओर ले जाता है। तो जब आप जनवरी 2026 के हमलों को देखें, तो सिर्फ
आधिकारिक कहानी के बारे में ना सोचें, वो तो एक बहाना था। वास्तविकता ये है कि ये एक ऐसी सोची समझी भू राजनीतिक चाल थी जिसे दशकों से तैयार किया जा रहा था। ये एक समाजवादी परियोजना को खत्म करने और दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा भंडारों पर नियंत्रण वापस पाने के बारे में था। ये मोनरो सिद्धांत का 21वीं सदी का पुण्य दावा था, जिसने दुनिया को ये बता दिया कि अमेरिका आज भी लैटिन अमेरिका को अपना पिछवाड़ा मानता है। मिसाइलें उड़ना बंद हो गई हैं। निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क की एक जेल की कोठरी में बैठे हैं, लेकिन वेनेजुएला के लिए और इसकी विशाल तेल संपदा के लिए लड़ाई अभी भी शुरू हुई है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।